हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा फिजिक्स का एक नॉर्मल सा टॉपिक जिसका नाम है हमारा एसएचएम। अब एसएचएम से आप समझ गए हो कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, अब यहाँ पर पहले ही आ गया है सिंपल। तो सिंपल का अर्थ होता है साधारण। तो हमें एक बस छोटे मोटा सा लल्लूपन जैसा पढ़ना है हमारा एक टॉपिक जिसका नाम है एसएचएम। एसएचएम पढ़ने का बस ये अर्थ है कि मतलब इसका मेन उद्देश्य, इसका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमारा दोलनी गति। दोलनी गति से ही सभी हमारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। बस इसका नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया गया है। अब बात करते हैं कि जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो अर्थ ये होता है कि इसका अर्थ होता है हमारा सामान्य आवर्ती गति या फिर साधारण आवर्ती गति। सामान्य आवर्ती गति ही हमारा क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। आप देखते हो कि अब बात करते हैं कि आवर्ती गति होती क्या है। तो आप देखते हो कि जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य उदय होता है सुबह में, लेकिन शाम आते आते ये अपने एकदम विपरीत, अगर पूरब से निकलता है तो पश्चिम में चला आता है, फिर पश्चिम में आता है तो रात होता है। लेकिन जो हमारा रात होता है, रात में भी सूर्य रुकता नहीं रहता है, ये अपनी गति करता रहता है और फिर सुबह होता है तो सुबह पूरब में अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा सूर्य है ये क्या कर रहा है कि अपनी स्थिति को दोहरा रहा है। ये रोज 24 घंटे में अपनी स्थिति को दोहरा रहा है। जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है वहीं पर मान लीजिए अगर ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से चलना प्रारंभ हो रहा है, वह पुनः एक गति को अपनी एक प्रक्रम को पूरा करके उसी गति पर वापस, उसी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाता है। तो आवर्ती गति का ये अर्थ जस्ट एग्जाम्पल, या फिर आप कह सकते हो कि इसकी परिभाषा आपसे कोई पूछेगा बताइए कि जो हमारी आवर्ती गति होती है, आवर्ती गति का परिभाषा क्या होता है, तो कहिएगा कि किसी भी पिंड का अपनी प्रारंभिक स्थिति में बार बार वापस आना, मतलब अपनी स्थिति को बार बार दोहराना, प्रारंभिक स्थिति को बार बार दोहराना या फिर अपनी ही स्थिति को बार बार दोहराना ही हमारा आवर्ती गति होता है। ठीक, देखिए मान लीजिए कि ये हमारा पिंड, ये एक पथ है, ये सूर्य का पथ है। और जो सूर्य है, सूर्य यहाँ से चलना स्टार्ट करता है सुबह में, फिर ये ऐसे गति करता है, शाम को यहाँ आता है, फिर ये रात से चलना प्रारंभ करता है, सुबह यहाँ तक चला आता है। ठीक, तो आप देख रहे हो कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य के चलने का जो मार्ग है ये एक निश्चित है, ये एक निश्चित पथ है ना। और आप देख रहे हो कि इसका जो चलने का समय अंतराल भी यह निश्चित है, क्योंकि ये 24 घंटे बाद, कुल मिलाकर 24 घंटे में अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये इसका चलने का निश्चित पथ है और एक निश्चित समय अंतराल है। तो आपसे कोई पूछेगा बताइए कि आवर्ती गति होती क्या है, तो आप कहिएगा कि आवर्ती गति वह गति होती है जिसमें कोई जो पिंड होता है ये एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय अंतराल में अपनी स्थिति को बार बार दोहराता रहता है। क्योंकि ये रुकता तो नहीं है ना, कि ये नहीं कि ये यहाँ पर आया अब 10-15 मिनट तक आराम करने लगा, नहीं करता है। ये अपनी स्थिति उसी वेग से चलता रहता है। ये नहीं है कि थक गया है तो रुको 10-15 मिनट आराम कर ले, ऐसी स्थिति नहीं होती इसमें एकदम समय के साथ ये क्या होता है, इसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। ये हमेशा आगे बढ़ते रहता है और अर्थात एक निश्चित समय में अपने, मतलब इसका पॉइंट बन गया है कि मुझे 24 घंटा में इसे पूरा करना है तो पूरा करना है, और मेरा जो पथ है निश्चित है। तो एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय अंतराल में किसी पिंड का अपनी स्थिति को बार बार दोहराना ही हमारी आवर्ती गति होती है। अब बात करते हैं कि हमारी दोलनी गति होती क्या है। हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें पढ़ना आवर्ती गति में हमें दोलनी गति ही पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर का नाम दिया है हमारा सरल आवर्ती गति। जब चैप्टर का नाम दिया है तो आवर्ती गति को पढ़ना ही हमारा बेस है, क्योंकि इसका चैप्टर का नाम है। अभी इसमें हमारा पॉइंट है कि जो सिंपल है तो सरल आवर्ती गति क्या होती है। तो अभी ये ज़्यादा टफ हो जाएगा, लेकिन देख लीजिए जिसमें हमारा ना जो विस्थापन होता है, अगर ये हमारे त्वरण अर्थात अल्फा के अनुक्रमानुपाती हो जाता है, जिसमें मार दूंगा इसको, देखिए जिसमें हमारा जो विस्थापन होता है ये जब अनुक्रमानुपाता हो जाता है हमारे अल्फा आप जानते हो कि जो हमारा अल्फा होता है, अल्फा हमारा कोणीय त्वरण होता है, और यहाँ पर जो हमारा वाई होता है वाई विस्थापन होता है। इसका कंडीशन होता है कि जब हमारा विस्थापन हमारे कोणीय त्वरण अर्थात अल्फा के अनुक्रमानुपाती होता है तो वह हमारी आवर्ती गति जो होती है वह हमारी आवर्ती गति सरल आवर्ती गति होती है। ये इसका नहीं होता है, बाउंडेशन होता है, किसी की सीमा होती है। अगर इस सीमा के आप अंतर्गत हो तो हो, अगर नहीं हो तो नहीं हो। अगर यहीं पर ये इसका कंडीशन बदल जा रहा है, अगर हमारा जो विस्थापन है ये हमारे त्वरण या फिर जो हमारा कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती नहीं है, तो वह हमारी गति सरल आवर्ती गति हो ही नहीं सकती है। आवर्ती गति हो सकती है लेकिन सरल आवर्ती गति हो ही नहीं सकती है। तो सरल आवर्ती गति होने के लिए किसी भी पिंड के लिए ये कंडीशन होता है कि अगर आपका विस्थापन उसके कोणीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है तो आपका
का है आपकी जो आवर्ती गति है ये हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन या सामान्य सरल आवर्ती गति है। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह होता है, तो ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ ये नहीं है कि ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक का यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह होता है ये हमें हमारी दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब बात करते हैं कि हमारी दोलनी गति क्या होती है। दोलनी गति क्या होती है इसे देख लीजिए। देखिए दोलनी गति होती क्या है, तो दोलनी गति को देखने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण आप झूला को देख लीजिए। मान लीजिए कि ये झूला का स्थिर पॉइंट है, ठीक, फूट उठ जाएगा, मोबाइल ही लग जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई वृक्ष है, ठीक, अब मान लीजिए कि कोई वृक्ष है, अब यहाँ पर इसके टहनी में एक इसके मान लीजिए कि टहनी है, टहनी से एक रस्सी फंसी हुई है और ये झूला है, इस पर कोई बैठा हुआ है और ये झूल रहा है, बैठा हुआ है और ये क्या हो रहा है, झूल रहा है। तो ये गति हमारी क्या होती है, दोलनी गति होती है। दोलनी गति का अर्थ होता है बस ये डोलना। दोलनी का याद रखिएगा, अगर ऐसे कोई मतलब ना सिंपल भोजपुरी में याद रखिएगा, दोलनी का अर्थ होता है दोलन, मतलब डोलन तनी, डोलन तनी। वैसे महाभारत में जो महिलाएं होती हैं वो बहुत सिंपल होती है। एक बार पति ने जो कह दिया वही उनके लिए सब कुछ होता है, नहीं मानेंगे तो नहीं, पता नहीं क्या सराफ रफ लग जाता है। और इस समय की महिलाएं क्या होती हैं, अगर एक बार पति बोल दे तो 100 गाली दे देती हैं और कुछ सिखा भी देती हैं। तो का यहाँ पे डोलती वोलती एकदम मतलब डोलती रहती हैं, नहीं होता है, डोलती रहती हैं। और वहाँ पर तो रामायण महाभारत में महिलाएं का सीता सावित्री हुआ करती थी, तो सिंपल हुआ करती थी। और इस समय को यहाँ पर महिलाओं का मन चंचल होता है, मतलब उनका मन हमेशा डोलता रहता है, कभी इस चीज़ पे तो कभी उस चीज़ पे, हमेशा कुछ ना कुछ पाने की लालसा होती है, मतलब डोलती रहती है। तो वही गति हमारी क्या होती है, दोलनी गति होती है, मतलब स्थिर नहीं रहती है, ठीक, हमेशा डोलती रहती है। तो झूले का उदाहरण आपने कॉन्सेप्ट बना जाइए। देखिए वहाँ से हो गया, हमारा क्या होगा, झूला है। तो आप देखते हो कि झूला में क्या होता है, अगर कोई कोई मान लीजिए कि ये झूला है, इस झूले पर कोई बैठा हुआ है, ठीक, मान लीजिए कि ये झूला है, इस झूले पर कोई बैठा हुआ है। अब आप झूला का क्या होता है, झूला पर कोई पीछे से यहाँ पर मान लीजिए ना, यहाँ से कोई इसे धक्का दे रहा है, मतलब फोर्स दे रहा है, भारी आगे नहीं जा रहा है, तो इतना मत देखिएगा, बस देखिएगा पढ़ाने का, ठीक। देखिए इस पर कोई बैठा हुआ है, अब पीछे से फोर्स दिया जा रहा है, तो ये यहाँ तक जा रहा है, जा रहा है ना, ये आगे तक जा रहा है और जा करके फिर ये वापस लौट आ रहा है। तो यही गति हमारी क्या होती है, दोलनी गति होती है। दोलनी गति में ये होता है कि जो हमारा कोई पिंड होता है ये किसी निश्चित आधार से लग करके, किसी निश्चित आधार से लग करके अपने साम्य स्थिति, ये इसके साम्य की स्थिति का मध्य स्थिति है, मतलब इसका मिडल पॉइंट है, इस अपनी साम्य स्थिति के इर्द गिर्द घूमती रहती है या फिर चक्कर लगा लेती है। यही गति हमारी क्या होती है, दोलनी गति होती है। इसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये इसका कोई आधार है, ठीक, इसका बेस है, और ये इस कोई कण है, पिंड की ये साम्य स्थिति है। जब इस पर फोर्स दिया, मान लीजिए कि मैं यहाँ से इसको फोर्स दे रही हूँ, तो ये कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। और फिर ये अपने जब इस पर त्वरण कार्य करता है तो ये पुनः अपने यहाँ पर आता है, फिर इधर ही इतने विस्थापन इधर भी तय करता है और पुनः ये अपनी स्थिति में आ जाता है। तो ये हमारी दोलनी गति होती है। दोलनी गति में बस ये होता है कि जो पिंड होता है, पिंड अपनी साम्य स्थिति से एक निश्चित पथ पर उससे अपनी साम्य स्थिति के इर्द गिर्द ही गति करती रहता है, इर्द गिर्द ही गति करता रहता है, मतलब इधर उधर ही अपने साम्य स्थिति के इधर उधर ही बस गति करता रहता है, वही हमारी गति दोलनी गति कहलाती है। अब देखिए आप देख रहे हो कि ये जो पिंड है, आप देख रहे हो कि ये जो पिंड है, ये पिंड क्या कर रहा है, मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये यहाँ तक गया, ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो देखिएगा मान लीजिए ना, मैंने यहाँ पर इस पर फोर्स लगाया तो ये यहाँ तक गया, ठीक। अब देख रहे हो कि ये अधिकतम यहाँ तक गया है ना। अगर मैंने यहाँ पर इसे फोर्स लगाया तो ये अधिकतम यहाँ तक गया। तो देखिए इसकी साम्य स्थिति कहाँ थी, यहाँ पर इसकी साम्य स्थिति है। अब मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया तो यह यहाँ तक गया। तो साम्य स्थिति से अधिकतम तय की गई दूरी या फिर अधिकतम तय की गई ऊंचाई या फिर विस्थापन, ये हमारा क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। आपसे कोई पूछे कि बताइए कि आयाम किसे कहते हैं, एप्लीट्यूड किसे कहते हैं। आयाम को हम ये से दर्शाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बताइए कि आयाम या फिर जो हमारा एप्लीट्यूड होता है, एप्लीट्यूड किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि साम्य स्थिति से पिंड का साम्य स्थिति से अधिकतम तय की गई दूरी या फिर अधिकतम में विस्थापन होगा ही नहीं, तो बस तय किया गया अधिकतम विस्थापन या फिर तय की गई अधिकतम जो ऊंचाई होती है वही हमारा आयाम होता है, ठीक। आप देख रहे हो कि ये जो पिंड है, अब बात करते हैं कि एक दोलन में आयामों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए ये क्या है, ये पिंड की एक साम्य स्थिति है। मान लीजिए कि ये पिंड है, पिंड यहाँ तक गया, मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये अपनी साम्य स्थिति से यहाँ तक गया, तो एक आयाम कंप्लीट हुआ। फिर ये अपनी साम्य स्थिति में आया तो 2 आयाम कंप्लीट हुआ ना, एक गया, एक आयाम, फिर एक और आया, एक आयाम, कुल मिलाकर 2 आयाम। और फिर यही स्थिति ये इधर भी दोहराएगा तो फिर ये इधर आएगा, तो ये क्या हो गया, 3 आयाम। फिर ये अपने साम्य स्थिति में फिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यानयन भी बल भी काम करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी काम करेगा, तो फिर ये यहाँ पर आएगा,
जब यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 आयाम हो जाएगा। जब ये अपन पूरा पुनः 4 आयाम कंप्लीट कर लेगा तो ये पुनः अपनी साम्य स्थिति में आ जाएगा, और जब ये अपने साम्य स्थिति में आ जाएगा तो ये अपने एक दोलन को कंप्लीट कर लेगा, मतलब इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी चला गया और ये यहाँ पर भी चला गया, कुल मिलाकर इसने एक दोलन कंप्लीट कर लिया। तो आपसे कोई पूछे बताइए कि एक दोलन में कुल आयामों की संख्या कितनी होती है, बताइए कितना हुआ, कुल मिलाकर 4 ही ना हुआ। तो ठीक याद रखेगा कि जो हमारा एक दोलन होता है, एक दोलन बराबर 4 आयाम होता है, एक दोलन बराबर 4 आयाम होता है। अगर आपसे कोई आयाम आपको दे दे कि एक पिंड का कुल आयाम 2 है, तो बताइए इसमें एक दोलन को कंप्लीट करने में कितने आयाम को कुल लगेंगे, तो बस 2 से 2 में गुणा कर दीजिएगा 4, या फिर 4 गुणे मतलब 2 है ना, 4 गुणे कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो एक दोलन में कुल हमारे 8 आयाम वहां पर आ जाएंगे। ये हमारा क्या हुआ, एक आयाम। अब बात करते हैं कि आवर्त काल किसे कहते हैं। ठीक, आवर्त काल किसे कहते हैं, तो याद रहेगा आवर्त काल मतलब समय, आवर्त काल मतलब क्या, समय। तो समय क्या लगेगा, तो बस एक दोलन को कंप्लीट करने में लगा समय, मतलब एक दोलन को पूरा करने में लगा समय ही हमारा क्या होता है, आवर्त काल होता है। ठीक, बात करते हैं आवर्त काल टी। तो एक दोलन को कंप्लीट करने में लगा समय, एक दोलन को कंप्लीट करने में लगा समय, एक दोलन को पूरा करने में लगा समय ही हमारा क्या होता है, आवर्त काल होता है। अब बात करते हैं कि आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी का जस्ट अर्थ ये होता है ना, फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है बस किसी कार्य को बार बार करना। आपको एक काम दे दिया गया है, उसे आप बार बार कर रहे हो। मान लीजिए कि देखिए कोई लोग कंपनी में लगते हैं तो वहाँ पे उन्हें काम दिया जाता है कि आप इस काम को कीजिए, तो जो लोग होते हैं वो उसी काम को बार बार करते रहते हैं। ये नहीं है कुछ छोड़कर कुछ और कर ले, कुछ और कर ले, नहीं, अगर वह मन लगा कर रहे हैं तो वो उसी कार्य को बार बार करते रहते हैं। तो वही हमारी क्या होती है, आवृत्ति। आवृत्ति मतलब किसी भी कार्य को बार बार करना। सिंपल भाषा में याद रखेगा कि जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति का बस अर्थ होता है किसी भी कार्य को बार बार करना। अब यहाँ पर आवृत्ति का अर्थ ये होता है कि 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या। मान लीजिए कि 1 सेकंड लगा, अब ये 1 सेकंड में कितना दोलन कर सकता है, देखिए 1 सेकंड में कितना दोलन कर सकता है, तो जितना दोलन कर देगा वही हमारी क्या होगी, आवृत्ति होगी। आपसे कोई पूछे बताइए कि आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एच या फिर हर्ट्ज या फिर म्यू या फिर यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आवृत्ति का अर्थ होता है 1/t। 1 मतलब 1 सेकेंड और सब ये का 1 मतलब 1 और t मतलब आवर्तकाल। तो 1 सेकेंड में तय की गई दोनों की कुल संख्या ही हमारी क्या होती है, आवृत्ति होती है। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रहेगा, हमारी आवृत्ति गति और हमारी दोलनी गति में संबंध। हमारी ये आवृत्ति गति थी और ये हमारी क्या थी, दोलनी गति। तो आवृत्ति गति और दोलनी गति में संबंध। याद रहेगा कि जो हमारी जितनी भी दोलनी गति होती है ये हमारी आवृत्ति गति के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो हमारी पूरी आवृत्ति गति होती है ये कभी भी दोलनी गति के अंतर्गत नहीं आती है। आपने देखा कि जो सूर्य था, सूर्य अपना चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन जो उसकी वह अपने पिंड का इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगा रहा है। मतलब ये नहीं है कि आज यहाँ आया तो फिर शाम को इधर चला गया, नहीं ना, सूर्य जो है अपना चक्कर एकदम कंप्लीट करता रहता है, ऐसे करता रहता है। ये नहीं है कि बस इसका ये अदर पॉइंट मतलब इसका मिडल पॉइंट इसके सामने स्थिति है, सामने स्थिति की इधर घूमता नहीं ना। तो क्या होता है, ये हमारी क्या होती है, आवर्ती गति। लेकिन सरल गति में ये जो हमारी कंपित गति में होती है, कंपित गति में जो पिंड होता है अपने इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब इर्द गिर्द घूम रहा है तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंट है। मान लीजिए कि देखिए अगर मैं इसको यहाँ से लेकर जाकर यहाँ तक लेकर चले जाऊँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर चली आऊँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, आवर्ती गति का ही पथ है ना। तो आवर्ती गति के अंतर्गत हमारा दोलनी गति आता है, लेकिन कभी भी हमारा जो दोलनी गति होता है, दोलनी गति जो हमारी पूरी दोलनी गतियाँ होती हैं ये आवर्ती गति होती हैं, लेकिन जो हमारी पूरी आवर्ती गति होती है ये कभी भी दोलनी गति नहीं होती है। ठीक जैसे कि क्षार और क्षारक में ही कॉन्सेप्ट होता है, वैसे यहाँ पर भी होता है कि जो सभी दोलनी गति होती है, ये जो दोलनी गति है ये हमारी आवृत्ति गति है, लेकिन ये जो हमारी पूरी आवृत्ति गति है ये कभी भी दोलनी गति नहीं होती है, दोलनी गति नहीं होती है। 1 मिनट हो जाइए, 30 सेकंड हुआ है। हाँ, अभी पढ़ेंगे विस्थापन समीकरण। 1-2 पॉइंट और देख लीजिएगा, आवर्तकाल 2πL/g ये सभी होते हैं। तो चैप्टर वाइज पढ़े, 1-2 कॉन्सेप्ट देख लीजिए। हमारा ना इसमें आता है विस्थापन समीकरण, वेग समीकरण और हमारा त्वरण समीकरण। इसको पढ़ने के लिए आपको अवकलन बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, इसे सिद्ध करने के लिए। जो हमारा वेग समीकरण है, जो विस्थापन समीकरण है, जो त्वरण समीकरण है, इन सभी कारकों को समझने के लिए हमें
अवकलन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अवकलन मैंने पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ये आप लोगों की गलती है। ठीक, अब बात करते हैं कि विस्थापन समीकरण होता क्या है। अगर मतलब मैं पढ़ा तो रही हूँ, आप लोग जाकर विस्थापन देख लीजिए, वो जो अवकलन है अवकलन को देख लीजिएगा, अवकलन को देख लेंगे, अवकलन को आप लोग देख लेंगे तो इसे पढ़ने में आपको बहुत ईजी होगा। ठीक, बात करते हैं कि हमारा विस्थापन समीकरण होता क्या है। वैसे भी छोटा उटा नहीं है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण जाने दीजिए, अवकलन को पढ़ के आइएगा। कल 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 देख लेंगे हमारा विस्थापन समीकरण, वेग समीकरण और त्वरण समीकरण। लाइट भाग गई तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।